अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में ट्रेन का एक और बड़ा हादसा हुआ है। 50 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हुआ है। यह हादसा आज सुबह 3:45 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ढेरकी स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं और अभी इस हादसे से मुसाफिर संभले ही नहीं थे और इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए थे कि रावलपिंडी से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों से टकरा गई और सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन समेत 3 बोगियां भी पटरी से उतर गई। मगर हमेशा की तरह ये सवाल बाकी है कि हादसे की वजह क्या थी। ट्रैक ख़राब है, ट्रैक की बोगी में कुछ मसला था, या रेलवे हुकाम या मुलाजमीन की गफलत है। हादसे के फौरी बाद सक्खर सेक्शन के DS रेलवे का बयान सामने आया कि जिस जगह हादसा हुआ वहाँ रेलवे ट्रैक की हालत बहुत ख़राब है। 2 माह पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने हुकूमत को ख़त लिखकर बता दिया था कि सक्खर डिवीज़न का ट्रैक दुरुस्त नहीं है, हंगामी बुनियादों पर मरम्मत की ज़रूरत है। किसी ने मेरी बात पर कान नहीं धरा और हादसा हो गया। लेकिन DS रेलवे सक्खर तारिक लतीफ़ के इल्ज़ाम के जवाब में चीफ इंजीनियर रेलवे का 4 जून का लिखा गया ख़त सामने आया। इस ख़त में DS रेलवे को मुखातिब करते हुए लिखा गया कि आपको मरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराम कर दिए गए हैं, आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। आपकी इस नाअहली की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यानी हर तरफ से कहा जा रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके जवाब में DS रेलवे सक्खर तारिक लतीफ़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सामान 2.5 करोड़ रुपए का मांगा गया, लेकिन 5 साल में सिर्फ 20 लाख का सामान दिया गया। चीफ इंजीनियर ने लेटर लिखा कि आपको ये सामान दिया गया है। जब चीज़ मांगी गई हो 25 मिलियन, मिले 5 साल में 2 मिलियन, तो 2 मिलियन लग गई है। तो जब रिक्वायरमेंट 25 मिलियन की है, रिक्वायरमेंट 25 गुना हो, 25 गुना कम जाए, तो ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है कि मांगे आप 100 रुपया, मिले आपको 1 रुपया। तो 100 का काम 1 रुपये में तो नहीं होता। खुद वज़ीर रेलवे आदम सवाती ने जाए हादसा पर पहुंचकर कहा कि पूरी काबीना को पहले ही बता चुके हैं कि सक्खर डिवीज़न का ट्रैक इंतहाई ख़तरनाक है। DS ने 3 दिन पहले वजाहत के साथ बता दिया था, 3 दिन पहले, कि इन हालात में ट्रेन नहीं चला सकता। खान साहब को भी इल्म है, पहले भी हम जो है सारी काबीना को बता चुके हैं कि सक्खर डिवीजन का ट्रैक जो है ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर है। आपको पता है DS जो है उसने 3 दिन पहले वजाहत के साथ ये कहा कि इन हालात के अंदर जो है मैं ट्रेन नहीं चला सकता। यानी DS ने बता दिया था कि खदशा है कि हादसा ना हो जाए, 3 दिन पहले ही बता दिया था कि इन हालात में ट्रेन नहीं चला सकता। वज़ीर रेलवे ने काबीना को बता दिया था कि ये ट्रैक ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म को भी इल्म था, चीफ इंजीनियर को भी खदशा था कि हादसा ना हो जाए, मगर इल्ज़ाम तराशियाँ होती रही। हादसा हो गया और 50 से ज़ायद लोगों की जान चली गई और हादसे के बाद भी इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए इस हादसे का जिम्मेदार भी गुज़िश्ता हुकूमतों को करार दिया। जो है वो क्या कर सकता है, वो बताता है कि ये खामियां हैं, इसका ये सोल्यूशन है। जब उसका हल इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर हादसा होगा तो जिम्मेदार भी होगा। अभी तो ये जो साद रफीक के किए हुए गुनाह हैं उनके ऊपर आज़म सवाती इस्तीफा दे दें, ये तो बेतुकी बात है। तो जाहिर है कि जब आप तो ये पॉलिसी डिसीजन मेकिंग गलत रही है, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसी डिसीजन की वजह से हमें एक बड़ी मुश्किलात का सामना है। और हादसे के यानी शाहिदीन का कहना है कि कराची से सरगोदा के लिए रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में खराबी थी। इसकी निशानदही कराची में ही हो गई थी, ट्रेन इस वजह से लेट भी हुई। असल में इन्होंने गलती क्या की, हमारी ट्रेन थी 5 बजे की, तो उसी दौरान वहाँ कैंट स्टेशन पे ये चेक कर रहे थे, पता नहीं कोई मसला हो गया था, तो लोग बोल लेते भाई चेंज कर दो चेंज कर दो। इन्होंने बोला नहीं भाई जाने दो, ऐसे हमारे सामने का वाक़या है। हाँ, तो 5 बजे की ट्रेन हमारी लेट इतनी हुई कि 6:10-15 पे निकली। तो अगर इनको थोड़ा भी डाउट था कि चेंज कर लेते तो इतनी जानों का नुकसान आज नहीं होता। फवाद चौधरी के इल्ज़ाम का साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने जवाब दिया और कहा कि इस हादसे की बुनियादी वजह ट्रैक की मेंटेनेंस ना होना है। हुकूमत ने ट्रैक की देखभाल के लिए फंड्स ही नहीं दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रेलवे का बजट 65% कम कर दिया, तरक्याती बजट। हमारा आखिरी डेवलपमेंट बजट 40 बिलियन था, इनका 16 या 18 अरब है। कहाँ 40 बिलियन, कहाँ 16 या 17-18 अरब। तो आपने तो तरक्याती बजट पे तकरीबन 65% कट लगाया। हादसा क्यों होता है यहाँ पे, इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। दुनिया का बेस्ट ट्रैक भी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ख़राब होगा, क्योंकि ट्रेन चलती है उस पर। अब अगर आपसे चलता नहीं है, ना ट्रैक चलते हैं ना रोलिंग स्टॉक चलता है, तो ये मेरा कसूर है। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायज़ा लें। जो गुल खिलाएं आप लोगों ने इस मुल्क में, रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया। आप तो इस्तीफ़ा मांगा करते थे, लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुँच गए थे, वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दो। अपनी बार इस्तीफ़ा लेना याद नहीं आता,
अपनी बार आंखें बंद हैं, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। रेलवे का बजट कम करने की तस्दीक सरकारी दस्तावेजात से भी होती है। 2017-18 के माली साल में रेलवे का तरक्याती बजट 42 अरब रुपए था। 2018-19 में 34.4 अरब रुपए हुआ। 2019-20 में इसे मजीद कम करके 16 अरब रुपए किया गया और गुज़िश्ता बजट में ये रकम 24 अरब रुपए थी। साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि ML1 मनसूबा ही इन मसाइल का हल है। ML1 यानी मेन लाइन 1 मनसूबा CPEC का हिस्सा है। हुकूमत लंबे अरसे से इसे आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन रोजनामा द न्यूज़ में सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत आइंदा बजट में इस अहम मनसूबे के लिए महज 7 अरब रुपए मुख्तस करने जा रही है, जबकि इस मनसूबे का कुल हजम तकरीबन 1100 अरब रुपए है जो चीन ने कर्ज देना है, मगर चीन ने अब तक इसे फाइनलाइज ही नहीं किया है। इसलिए हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा रखने के लिए 7 अरब रुपए की रकम रख दी है। मौजूदा हुकूमत इस मनसूबे को कई मसाइल का हल करार देती है, लेकिन एक्निक ने इसकी मंजूरी PTI की हुकूमत आने के 2 साल बाद 5 अगस्त 2020 को दी, मगर अभी तक चीन से ये मसला अभी तक बरकरार है और हुकूमत इसी तरफ देख रही है कि ये मनसूबा बनेगा तो ही रेलवे के मसाइल हल होंगे। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने भी ML1 के इल्तवा पर हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि अब तक CPEC के तहत इसका बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ईंट भी नहीं रखी। और चेयरमैन रेलवे के मुताबिक अगर आज हम फंड्स खर्च कर देंगे तो ML1 आने के बाद दोबारा नई पटरियाँ डालनी पड़ेंगी। लिए मुश्किल ये पेश आती है कि जब हम इसके ऊपर जो फंड स्पेंड करने की बात करते हैं और इसको पूरा रिपेयर करने की बात करते हैं, तो फिर ये एक दूसरा भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम आता है कि भाई ये अगर हम आज इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेंगे तो वो ML1 जब आएगा तो उसको दोबारा से वो उखेड़ के और दोबारा नई पटरियां डालनी पड़ेंगी। लेकिन ये इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका जो मुस्तकिल इलाज है कि जब तक वो नहीं होता तो तब तक ये इसकी ट्रैक की हालत बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं हो सकती। ML1 भी आगे नहीं बढ़ रहा है, मरम्मत भी वक्त पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज 50 से ज़ायद लोगों की जान भी चली गई है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद होंगे। फवाद साहब, पहले आपसे, फवाद साहब, DS ने भी कह दिया कि जी हादसा हो सकता है, वफाकी वज़ीर ने काबीना को भी बता दिया, वज़ीर आज़म के इल्म में भी आ गया, मगर उसके बावजूद आपका पहला रिएक्शन था कि जी गुज़िश्ता हुकूमत जिम्मेदार है। तीसरा साल हो गया आपकी हुकूमत को, अगर अभी भी पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालेंगे तो अपनी तस्हीह कैसे करेंगे? लेकिन आपने तो अपने ही सवाल में कंट्राडिक्ट कर दिया ना जो आपका सवाल है। अगर आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं तो वो मौजूदा हुकूमत ही के रेलवे के वजीर हैं, और इसी तरह से अगर DS कह रहे हैं तो इसी जगह हुकूमत के वजीर हैं। देखें प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर जेनेसिस देखना है तो वो यही है कि अगर आपकी पिछली हुकूमतें, ये देखिए ये कोई वो मामला नहीं है कि आप कह दें कि कल इसको हो जाए तो ये सारा ठीक हो जाए। ये जो एक रेलवे जैसे जो बड़े इदारे हैं, जो 150-150 साल पुराने इदारे हैं, उनको आप 2 सालों में या 3 सालों में ये कहें कि कोई मुआवजा हो जाएगा या कोई फूंक मार देगा और वो कल ठीक हो जाएंगे, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। दूसरी सूरत में जो आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हादसा हो सकता है, तो फिर तो हमें ट्रेन बंद करना पड़ जाएगी, तो हम पूरे स्टेशन बंद कर दें इस बात के ऊपर कि हादसा हो सकता है। सर नहीं, मरम्मत टाइम पर कराएं, अगर खुद रेलवे के मुलाजमीन कह रहे हैं तो खतरे को कम कराएं, मरम्मत कराएं और फिर ट्रेन चलाएं। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि इसकी असल वजह क्या थी, क्या टेक्निकल खराबी थी, ह्यूमन एरर था या क्या था। लेकिन फिलहाल मेरा ये ख्याल है कि अगर जो जिसकी तरफ आप समझते हैं कि ये ट्रैक्स पुराने हैं, इनको तब्दील करने की ज़रूरत है, निज़ाम पुराना है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर हम पिछली जो हुकूमतें हैं उनको बरीज़मा कैसे करार दे सकते हैं। जब कि आप देखते हैं कि उन्होंने 300 अरब रुपया उठा के ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर लगा दिया। अगर पैसों की सही सिमत दुरुस्त होती, अगर आपने अपनी मनसूबाबंदी दुरुस्त की होती, तो जाहिर है बहुत सारे ऐसे हादसात और बहुत सारे ऐसे काम जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं, इसकी बरहरास्त जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर आयद होती। मगर साबिका हुकूमत के वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि आपने तरक्याती बजट ही रेलवे का कम कर दिया, 42 अरब था 16 अरब कर दिया, इस साल भी 24 अरब है, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं, मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं। देखिए जो ट्रैक्स का बजट है वो तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। जो बजट कम हुआ है वो लोकोमोटिव्स का हुआ, और आपको मालूम है कि खुद साद रफ़ीक साहब अभी उसी लोकोमोटिव केसेस में ही नाब को मतलूब हैं और वो केसेस भुगत रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोकोमोटिव की मद में लिया, और ऐसे लोकोमोटिव लिए जो कि कभी ट्रेन के जो कभी पटड़ी पे चढ़े ही नहीं। और जिस तरह से दोबारा मैं ये कहूँगा
इन्हीं हरकतों की वजह से और इसी तरह से जो इदारे तबाह किए गए उसी का शाखसाना हम भुगत रहे हैं। अच्छा, मगर ML1 का कहा जा रहा है कि जी वो मसाइल हल करेगा। ML1 की पाकिस्तान में तो अप्रूव कर दी गई, सारी अप्रूव एक्टिंग ने भी कर दिया, मगर अब जब तक चीन से नहीं अप्रूव आएगा, तब अप्रूवल आएगा, वो बनेगा नहीं। तो इस तरीके से फिर हादसा होते रहेंगे। वो कब जाके शुरू होगा ये मामला? इस मंसूबे की एक्निक से अप्रूवल हो चुकी है, कैबिनेट से अप्रूवल हो चुकी है, और आपने दुरुस्त कहा हमारी तरफ से इसकी तमाम अप्रूवल्स हो चुकी हैं। चाइनीज साइड से एक्चुअली प्रेसिडेंट शी जो थे वो तशरीफ ला रहे थे और ख्याल था कि उनके दौरे के मौके के ऊपर ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। उनकी आमद में ताखीर की वजह से ये थोड़ा आगे गया, लेकिन इसकी तमाम तर फिजिबिलिटी, तमाम तर टेक्निकल मामला तय हैं और इंशाल्लाह ताला ये $7 बिलियन का सबसे बड़ा रेलवे का मंसूबा होगा पाकिस्तान बनने के बाद। इतना बड़ा मंसूबा कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया फौज चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ख्वाजा साद रफीक साबिक वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं। साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब, हादसे आपके ज़माने में भी होते थे, इस हुकूमत में भी हुआ है, ये ट्रैक्स ही पुराने हैं, हादसे खुदा न खास्ता होने ही हैं, मेंटेनेंस की वजह से कहा जा सकता है कि जी इसलिए ये हादसा हो गया, वरना इस वक्त जो हाल है पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम की, हादसा कभी भी हो सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ट्रैक मेंटेनेंस का, आप फिगर निकलवा लें। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये क्लेम कर रहा हूँ कि इन्होंने ट्रैक मेंटेनेंस का बजट भी कट लगाया है। PSCP 40 अरब रुपए था हमारे दौर का, ये 16 अरब का PSCP है। फिगर्स की बात है, मैं घर से तो नहीं ये बातें कर रहा, आप रेलवे से सब कुछ ले सकते हैं। इसी तरह जो ये रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस के फंड थे वो भी ये जारी नहीं करते, और अगर जारी करते हैं तो उनको खर्च नहीं करवा सकते। अब ये जहाँ पे हादसा हुआ, ये 456 किलोमीटर का ट्रैक है, टंडू आजम रोडी खानपुर। ये तकरीबन 35 से 40 साल पुराना है, अंग्रेज ने नहीं डाला हुआ, ये 35 से 40 साल पुराना है। 79 में डलना शुरू हुआ था, 85 में मुकम्मल हुआ था। यहाँ पे 100 पाउंड की रेल है, इम्पोर्टेड फास्टनिंग है, और यहाँ पे फास्टनिंग इम्पोर्टेड है, और PSC स्लीपर है, यानी कंक्रीट स्लीपर्स हैं। ये कमजोर जरूर है, लेकिन ये चलाने के काबिल है अगर इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए, जो कि नहीं की जा रही। ना उस पर तवज्जो है, ना उसके लिए फंड्स हैं। और मैंने मीडिया पे देखा है कि जो मुतल्लिका DS है उन्होंने भी कहा कि मैंने कई बार फंड्स मांगे, नहीं मिले। और जो टीवी पे दिखा रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर ओपन लाइन में लिखा हुआ लेटर कि जी इसके लिए हमें मेंटेनेंस के लिए पैसा दें। अब आप ये देखें ना कि जब आप 40 से 16 अरब पे PSCP ले जाएंगे, मैं तो नहीं लेके गया, फिर आप और फिगर देखें, 18 अरब पे मुझे महकमा मिला था, मैं 50 अरब पे अर्निंग छोड़ के आया था, 32 अरब 5 साल में बढ़े थे। क्या इन 3 सालों में 50 अरब से ही आगे कोई 80-90 अरब पे गए हैं? नहीं। मेरे दौर का जो खसारा आखिरी था वो 36 अरब 60 करोड़ था। इनके दौर का खसारा इस साल 60 अरब को टच करेगा। तो मुझे बताइए कि फिगर्स बोल रही हैं, जो उसकी पंक्चुअलिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, काम ढंग का करते नहीं है। असल तबाही तो पिछला वजीर फेर गया जिसने 2.5 साल लगाए हैं। स्वाति साहब इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, उनके हाथ नहीं पड़ रहे। एक और बात है, 70 इंसान जिंदा जले गए जब पिछले दिनों तबलीगी जमात के लोग, तो इन्होंने इल्जाम लगा दिया था कि जी ये तो इनके सिलेंडर जो थे उनका आग लगी उनमें। बाद में जब वो आई है उसकी रिपोर्ट, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये शॉर्ट सर्किट है। 70 इंसानों के जिंदा जल जाने पे भी आपको शर्म नहीं आती। आज 50 लोग शहीद हुए हैं, आप 3 साल पहले मुझ पर मलबा डाल रहे हैं आप जिम्मेदारी लेने को। जो लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, मुझे बताएं वो क्या काम करेंगे। अच्छा, मगर एक अहम बात फौजी साहब ने की कि जी जो डेवलपमेंट बजट है, तरक्याती बजट, वो हमने जो मेंटेनेंस का है वो नहीं कम किया। ये जो लोकोमोटिव्स आपके ज़माने में खरीदे गए जो कि इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आप नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं, वो हमने काम नहीं किया है। अदरवाइज हमने कोई डेवलपमेंट बजट उस तरीके से कम नहीं किया। जो लोकोमोटिव हमारे दौर में आए थे वो जी के बने हुए लोकोमोटिव है, दुनिया की बेस्ट मशीन है, और वो ये चल रहे हैं। जो चाइनीज लोकोमोटिव हमने लिए थे वो 15% डाउन पेमेंट बिलोर साहब के दौर में हो चुकी थी, उसको आपको फुलफिल करना था, और उसके साथ पार्ट्स की सप्लाई का और मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट था जो कि OEM के साथ किया जाता है ताकि वो उसको चलाए भी। वो जो चाइनीज लोको थे वो 63 लिए थे, 18 खड़े हैं क्योंकि रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं है। उसके जो मेंटेनेंस शेड्यूल थे उन पे अमल दरामद ही नहीं हुआ। जो अमेरिकन लोकोमोटिव थे 2 डिलीट कर दिए इन्होंने, एक्सीडेंट के बाद उन्हें ठीक नहीं किया। 10 खड़े हैं, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास काम नहीं है उनके लिए, और काम बेतहाशा था जो हम करना चाह रहे थे और हमने कर लिया था। अगर इनके पास काम नहीं है या इन्हें बिजनेस नहीं मिलता तो हम किधर जाए? कौन सा केस है मुझ पे ऐसा बना हुआ जो जिसका मैंने जवाब नहीं दिया, या कौन सा केस बन गया?
और यहाँ पे जिस तरीके से इंक्वायरीज की जाती हैं, हमारे लिए नैब है, जहांगीर तरीन के लिए अली जफर साहब है, इनका कोई आदमी पकड़ा भी नहीं जाता, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, और हम 1.5 साल की जेल काट के आते हैं, और आखिर एक दिन कोई बाज़मीर जज उसके आगे केस लगता है तो लिख देता है कि ये सारा झूठ का पलंदा था ही कुछ नहीं। तो बार बार ये काम हो चुका है, फिर करना किसी ने तो फिर कर ले। बहुत शुक्रिया दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और बहुत अहम खबर है, उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी में तेजी आ रही है, उतनी तेजी से अफगान तालिबान के हमलों में इजाफा हो रहा है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में अफगान तालिबान के हमलों में 150 अफगान फौजी मारे गए हैं। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के 34 सूबों में से 26 सूबों में इस वक्त जंग जारी है और हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। अफगान हुकूमत के मुताबिक अमरीकी फौज की इनखला का अमल शुरू होने के बाद इलाकों पर कंट्रोल के हवाले से लड़ाई में इजाफा हुआ है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मगर इसी दौरान पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के ताल्लुकात में खराबी पैदा हो गई है। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब, जो आए रोज पाकिस्तान और इसके इदारों पर तनकीद करते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगान सूबे नंगरहार में तकरीर करते हुए पाकिस्तान पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि इंतहाई सख्त और नामुनासिब जबान भी इस्तेमाल की। उस वक्त भी पाकिस्तान को इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और 2 दिन पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ज़बान दराजी बंद ना की तो कोई पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कान खोल के सुन लो, बेशक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने ये ज़बान दराजी बंद न की तो कोई बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। इन अल्फाज पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए। और अगर कोई बोले न बोले, मेरा खून खोल रहा है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, अपने रवैये पे इस्लाह करो। और ये कहता हूं मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अगर ये रवैया जारी रहा तो ये जो साहब हैं जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अफगानिस्तान का, दर हकीकत ये स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही हैं। दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए और इसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर गौर कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अमरीकी हुक्काम अफगानिस्तान के करीब मुस्तकबिल में ऑपरेशन के लिए बेस ढूंढ रहे हैं और इस हवाले से तवज्जो का एक मरकज़ पाकिस्तान भी रहा है। खबर के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान होने वाली बातचीत में पाकिस्तान ने बेस फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियों का मुतालबा किया है और यह भी कहा है कि CIA या अमरीकी फौज को अफगानिस्तान में किसी टारगेट पर हमला करने से पहले पाकिस्तान से इजाज़त लेना पड़ेगी। खबर के मुताबिक कुछ अमरीकी हुक्काम को लगता है कि पाकिस्तान इस शर्त पर अमरीका को बेस की रसाई देना चाहता है कि इस बेस के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का कंट्रोल हो। खबर के मुताबिक कुछ अमरीकी हुक्काम को लगता है कि इस हवाले से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह ऑप्शन मौजूद है और इस हवाले से एक डील मुमकिन है। सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान से जुड़े सेंट्रल एशियन ममालिक में बेस की रसाई के लिए ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, मगर यह खदशा भी है कि रूसी सदर इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। रूसी सदर पुतिन की तरफ से मुखालफत हो सकती है। पाकिस्तान इस सूरत हाल को कैसे देख रहा है, बात करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, एक तरफ अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऑफिसर्स की तरफ से पाकिस्तान पर तनकीद। इन हालात में अगर पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो जो खदशा है पाकिस्तान का कि वहाँ खाना जंगी हो, पाकिस्तान पर इसके असरात आएँ, ये बढ़ता नहीं चला जाएगा? शाहजेब, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर एक अंसर है जो कि स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है और कर रहा है। मैंने निशानदेही की है उन अनासर की जो स्पॉयलर्स विदिन है और जो पाकिस्तान बारहा कहता रहा है कि स्पॉयलर्स हैं, बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, जो नहीं चाहते अफ़गानिस्तान का अमन हो, इस्तेहकाम हो, और वो अपने बयानात से, अपने इक़दामात से जो है मामलात को बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ की आवाम के साथ, उनकी हुकाम के साथ बिलअमूम हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम ख्वाहिशमंद हैं कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान ने पहले दिन से ये भी कहा था कि वहाँ विड्रॉल जो होना है उसको ऑर्डरली होना चाहिए
और इस अंदाज में हमारी ख्वाहिश है कि विड्रॉल जब हो रहा हो उसके साथ साथ पीस प्रोसेस जो है जो आगे बढ़ रहा हो, इनको इन टैंडम चलना चाहिए ताकि कोई खला पैदा ना हो, ताकि वैक्यूम ना हो और उस वैक्यूम की आड़ में वो शर पसंद अनासिर जो है वो अपना पंजा न दोबारा गाड़ सकें और अफगानिस्तान खुदा न खास्ता 90 की दहाई में फिर मुंतकिल ना हो जाए। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ज़ाहिर एक अहम ओहदा है और माजी में हमने देखा है कि अफगान सदर भी पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं, मलबा डालते रहे हैं और उससे पहले माजी की एक तारीख है कि अमेरिका स्केपगोट कर देता है पाकिस्तान को जब भी कोई ऐसा मामला है। तो पाकिस्तान देख रहा है सारी सूरत हाल को कि कहीं हम बीच में ना फंसे हों, एक तरफ अफगान हम पे तनकीद कर रहे हो, दूसरी तरफ अमेरिका हम पर मलबा डाल रहा हो। नहीं, एक बहुत बड़ी जो खुशगवार तब्दीली है वो ये है कि अमेरिका हो या यूरोप हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, वो आज पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है, आपकी सफारतकारी की कामयाबी है और पाकिस्तान की कामयाबी है कि आज लोग आप पे उंगलियां नहीं उठा रहे। आज लोग आपकी जो आप पीस और रिकन्सिलिएशन के लिए, अमन और इस्तेहकाम के लिए जो आपका किरदार है उसकी लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। एक तब्दीली तो ये है। मतलब पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस के हवाले से डिमांड क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स, ज़ाहिर आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे मना कर चुके हैं इस बात को कि जी पाकिस्तान की बेस इस हुकूमत में सवाल ही नहीं पैदा होता इस हवाले से, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स में फिर खबर है कि अमेरिका बेस ढूंढ रहा है और बेस फराहम करने के हवाले से पाकिस्तान के कुछ मुतालबात हैं कि जी कंट्रोल हमारे पास होगा, टारगेट हमसे पूछे जाएंगे कि क्या है अफगानिस्तान में इस हवाले से। क्या ऐसा है, कुछ ऐसे मुतालबात हैं अमेरिका के और क्या बात हुई है इस हवाले से? नहीं शाहजेब देखिए, तलाश करना, ख्वाहिश करने पे पाबंदी तो नहीं लग सकती, किसी की ख्वाहिश हो सकती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी की मैं वजाहत कर चुका हूँ सेनेट में भी और आपके मीडिया के हाउसेस के सामने भी कर चुका हूँ। जो मैंने ब्रीफिंग दी थी जिसमें तमाम जमातें मौजूद थी, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी, उसमें ANP मौजूद थी, उसमें नून लीग मौजूद थी, उसमें जमात इस्लामी मौजूद थी, JUI मौजूद थी। जो मैंने दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी उसमें मैंने वजाहत की कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अब आप इन क्या सराइयों पे तवज्जो ना धरें। और हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी कंडीशन के तहत नहीं है, क्योंकि इसमें बात हो रही है कि जी कुछ कंडीशंस हैं पाकिस्तान, कुछ शराइत हैं पाकिस्तान की कि जिस सूरत में हम ये ताउन कर सकते हैं। देखिए, सवाल ये है कि बेस का तो सवाल ही ज़ेरे बहस नहीं है ना, बेसिस की तो बात ही नहीं हो रही। उनकी तरफ से तो मगर ख्वाहिश का इजहार किया गया। सर गुजारिश है, ख्वाहिश उनकी हो सकती है लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ देखना है ना। ख्वाहिश करने पर पाबंदी तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन हमने बैसियत कौम के, बैसियत हुकूमत के, हमारे इदारों ने, हुकूमत ने बैठकर इस पर मशावरत की और क्लियर पॉलिसी ली और उनको सुना दी। ये आम बात है, यानी अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद उन्हें पाकिस्तान में बेस चाहिए और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बजट पेश होने से पहले ही सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत फिर से आमने सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत ने पहले इल्ज़ाम लगाया कि सिंध का पानी रोका जा रहा है, फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट में सिंध का हिस्सा मुसलसल कम कर रही है और साथ ही इसका दीगर सूबों के साथ मुवाजना किया है। मगर वफाकी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने वज़ीर आला सिंध के ख़त का जवाब दिया और दावा किया कि नून लीग के आखिरी 3 साल का अगर तहरीक इंसाफ के 3 सालों से मुवाजना किया जाए तो सिंध के लिए 32% ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए। इस सारी सूरत हाल में आज नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें आइंदा माली साल के लिए मुजव्वज़ा बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा समेत 4 वज़राए आला ने भी शिरकत की और इजलास के बाद भी वज़ीर आला सिंध ने शिकायत दोहराई। शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और 2 चीज़ों पर एहतजाज था कि हमारी एलोकेशन कम है और उसके अलावा सूबे को कंसल्ट नहीं किया जा रहा, जो कि नहायत ही गलत है और इससे करप्शन के चांसेस हैं। और मैंने ये भी कहा है और निसार साहब दोनों ने कि जी हम एक डिसेंटिंग नोट जमा कराएंगे इंशाल्लाह कल। वो डिसेंटिंग नोट, इससे पहले मैंने एक ख़त भी लिखा था, उस ख़त में सारी डिटेल्स है, उससे भी आगे बढ़ गई बात जैसे मैंने बताया। और मैंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से और उस फोरम से
कि उस डिसेंटिंग नोट को इस NEC की कार्रवाई का हिस्सा बनाएं, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि सिंध के साथ कैसी नाइंसाफी हो रही। आज भी मीटिंग के बाद ये बात दोहराई है। कल असद उमर साहब ने कहा था कि वो एक दिन इंतजार कर लेते वज़ीर आला सिंध, और आज मीटिंग में भी असद उमर साहब मौजूद थे, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, क्या आपने अदाद शुमार रखे, उनके सामने नंबर्स रखे, उन्हें मुतमईन किया इस हवाले से जो उनके एतराज़ात हैं, उन्होंने ख़त लिखा वज़ीर आज़म को? नंबर हमने उनको बता दिए, और नंबर आखिर में मेरे ख्याल में तो यहाँ पर आ गई थी कि अच्छा ठीक है, इसमें पूरी तफसील दे दें। उसमें से तकरीबन 60% जो अखराजात हो रहे हैं, तरक्याती अखराजात हो रहे हैं सिंध के अंदर वफाकी PSDB के ज़रिए अगले साल, उनकी तो मैंने प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वाइज उनको डिटेल दे दी थी। जो बड़े बड़े हैं वो साथ में लेके गया होता, जाहिर है वो तो बहुत सारे मंसूबे होते, तो उन्होंने कहा मुझे तफसील भी दे दें, मैं तफसील दे दूंगा, उसमें कोई हर्जी नहीं है, हम सारी उनको तफसील दे देंगे। लेकिन ये हमने उनको बता दिया कि सिंध के साथ बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि सिंध के लिए इतनी एलोकेशंस हो रही हैं जितनी पहले नहीं की गई। मगर जो एलोकेशंस का मसला है, कि एतराज़ उन्होंने अपने खत में जो किया है वो ये कि एलोकेशन हुई है, खर्च नहीं हुआ। जैसे वो बता रहे हैं कि 9.9 अरब रुपए की एलोकेशंस हुई कैबिनेट डिवीजन की तरफ से, हाउसिंग एंड वर्क डिवीजन की तरफ से, मगर असल में खर्चा सिर्फ 50 करोड़ रुपए का हुआ। फिर आप दावा करते हैं 27 अरब रुपए का कराची के नालों पर खर्चा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत एतराज़ करती है कि भाई एलोकेशन है, खर्चा कहाँ हुआ है, वो खर्चा दिखाएं। तो खर्च नहीं करते, एलोकेट करते हैं, ये भी एतराज़ है। तो पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है, जाहिर है एलोकेशन और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि कम खर्चा हुआ हो। ये जो आपने पॉइंट अभी बताया, ये तो मैं कह रहा हूँ अगर मीटिंग में पहले आके सवाल पूछ रहे थे तो शायद इतनी कंफ्यूजन ना होती। वो जो 9.9 अरब रुपए में थे, उसमें से कोई 5 अरब रुपए या 6 अरब रुपए तो हमने रिलोकेट कर दिए थे स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट के लिए, जो साल शुरू होने के बाद हुआ था। आपको पता है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान जो है सितंबर में किया गया था, जाहिर है उस वक्त साल शुरू हो चुका था और बजट फाइनलाइज कर दिए गए थे। तो उसकी जो पैसे हमने उसके लिए निकाले करने के लिए, क्योंकि ये उन अखराजात में, उन प्रोजेक्ट में नहीं हो रहे थे। और बाय द वे ये भी आपको बता दूं क्यों नहीं हो रहे थे, इसलिए नहीं हो रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट ने NOC देने से इनकार कर दिया था। सो वो, और उनके पास वो कानूनी इख्तियार है, उन्होंने कहा हम ये आपको नहीं काम करने देंगे, क्योंकि वहां पे वो काम नहीं हो रहा था। तो हमने इसलिए उसमें से आधे से ज्यादा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया। उस वक्त ऐसे लगता था कि बाकी आधा इस्तेमाल हो जाएगा, वरना बाकी भी सारा कर देते, लेकिन वो पैसा कराची की गलियों के ऊपर, नालों के ऊपर लगा है। अगर जहां तक काम की ताल्लुक है, आपको NDMA के चेयरमैन को ले लें, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या काम हो गया है। ये जो उनका एतराज़ है कि जी पैसे रखे जाते हैं, खर्च नहीं होते, रिफ्लेक्ट कहाँ होंगे? अगर आप कह रहे हैं कि खर्च हो रहे हैं तो फिर रिफ्लेक्ट भी हो, आखिर में जाके कौन सा ऐसा हेड होगा जिसमें नजर आएगा कि हाँ जी 27 अरब रुपए रखे थे, वो खर्च भी हुए? तो वो NDMA के अखराजात जो है वहां पर नजर आएगा। और हम ये नहीं कह रहे कि 27 अरब रुपए खर्च हो गया, हमने कहा 27 अरब रुपए की रीअप्रोप्रिएशन की गई थी। जब साल खत्म होता है तो पूरी वो बुक रिलीज होती है, उसमें एक एक अखराजात हम छुपा के तो रख नहीं सकते। सो वो अखराजात किए जाएंगे। कोई ज़रूर प्रोजेक्ट ऐसे होंगे सिंध के अंदर जहाँ पे बजट ज़्यादा था लेकिन कम खर्चा हुआ, हर सूबे के साथ ऐसा होता है। ओवरऑल जिस वक्त हमारी असेसमेंट है वो मेरे ख्याल में आज जो सेक्रेटरी प्लानिंग ने वहाँ पे NEC मीटिंग में कहा, मैं अब मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ, वो 600 से 650 अरब के दरमियान फाइनल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 650 के बजट के लिए। तो तकरीबन आप समझ लें 90% के करीब कम से कम पैसा जो है उम्मीद है वो खर्च हो जाएगी। और जो सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं वो साल खत्म होने के बाद हम वो भी रिलीज कर देंगे रिपोर्ट कि सिंध के अंदर कितना पैसा खर्च किया गया। मगर अपने खत में वो कम्युनिकेशन डिवीजन का भी बताते हैं कि, और कह रहे हैं कि जी सिंध के लिए सबसे कम पैसे रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 41 अरब रुपए, पंजाब के लिए 32 अरब रुपए, सिंध के लिए सिर्फ 7.1 अरब रुपए रखे गए। और प्रोजेक्ट भी बहुत कम है, दूसरों में बहुत ज्यादा है। सिंध के लिए 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें भी वो कह रहे हैं कि एक जामशोरो का है 7 जामशोरो रोड, जिसके 7 अरब रुपए सिंध पहले ही 2017 में दे चुका है, उसके बावजूद वो नहीं बना। 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। दूसरा सक्खर हैदराबाद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाकी तो पूरा का पूरा लाहौर से लेके सक्खर तक बना लिया, वफाकी हुकूमत ने पैसे देके पूरे मुल्क में यही कर रहे हैं। मगर जो सक्खर से हैदराबाद बनना है उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो बात उन्होंने कम्युनिकेशन वाली जो कर रहे थे ना, पहली बात आप चेरी पिक नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि अगले साल की एलोकेशन जो है पानी के अंदर क्या हुई हुई, और आप मुझे बताएं कि उसकी इक्विवेलेंट आपको पंजाब में कहां नजर आ रही है। K4 के लिए जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा है उसके अंदर अगले साल की एलोकेशन 15 अरब रुपए हुई हुई है। नई गाज डैम के 5 अरब रुपए है। स्मॉल स्टोरेज डैम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध ने करने हैं 3 अरब रुपए है। रेनी केनाल के लिए 1.7 अरब रुपए, ये 25 अरब रुपए सिर्फ पानी के सेक्टर के अंदर जो है वो सिंध
की एलोकेशन हुई है। तो एक तो अगर आप सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट उठा लेंगे तो उससे तो कंपैरिजन नहीं बनता, आपको मजमूई तौर पर देखना पड़ेगा। दूसरी जहां तक सड़कों की भी बात है, सड़कों के अंदर आपने खुद ही कह दिया और उन्होंने खुद एडमिट किया कि सक्कर हैदराबाद हम बनाने जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। सिंध के अवाम को या पूरे पाकिस्तान में अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि टेक्निकली ये पैसा जो है वो PSDP से आ रहा है या पब्लिक पार्टनरशिप से आ रहा है, उनको अपना मंसूबा चाहिए। ये मंसूबा मुमकिन कैसे हो रहा है? ये पहले पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की थी, नहीं कर सके थे, क्योंकि इस दफा वफाक उस प्रोजेक्ट को यानी सक्कर हैदराबाद मोटरवे को वायबल बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंड के जरिए अरबों रुपए की सब्सिडी डाल रही है और वो सब्सिडी डाल के इसको वायबल करने जा रही है। जैसे मगर उसमें भी उनका एतराज़ है कि ये 1.5-2 साल से हमें बताया जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा, मगर बन नहीं रहा है, जबकि दूसरे सूबों में मोटरवे बन भी गया और अब फाइनेंस डिवीजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, पंजाब में चकवाल, सियालकोट, झेलम में लिंक रोड तक बनाए जा रहे हैं और फाइनेंस डिवीजन वफाक पैसे दे रहा है। और ये जो एक वफाक का प्रोजेक्ट होना चाहिए उसे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाने की बात हो रही है, मगर बन नहीं रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मजमूई तौर पे एलोकेशन है सिंध की, वो एलोकेशन फीकस बुनियाद पे पंजाब से कहीं ज़्यादा है। आप किसी एक डिपार्टमेंट का मैं ये बजट नहीं बना रहा, मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम मिनिस्ट्रीज़ और तमाम प्रोविंसेस जो हैं उसमें जो वफाक ने अखराजात करने हैं, और वो आज उनको मीटिंग में भी बोल दिया, उनको एक एक प्रोजेक्ट की हम तफसील भिजवा देंगे। और सिंध का हिस्सा जो है वो आबादी के लिहाज से पंजाब से कहीं ज़्यादा है, और यही चीज़ पिछले साल भी हुई और उससे पिछले साल भी हुई। तो मेरे ख्याल में अगर शायद किसी का गिला बनता हो तो उस्मान बुज़दार का गिला बनता है। मतलब अगर वो फिर ये एतराज़ कर रहे हैं कि एलोकेशन हो जाती है, जैसे आपने K4 की मिसाल दी, वो अपने खत में कह रहे हैं कि 15.1 अरब रुपए एलोकेट कर दिया है, मैं इसको वेलकम करता हूं, मगर ये खर्च नहीं होगा क्योंकि अभी तक डिज़ाइन ही रिव्यू में है, जहां पे प्रॉब्लम फंसा हुआ है, तो फिर खर्च नहीं होगा, एलोकेट हो गया है। ये बिल्कुल वाकई में K4 के मंसूबे के ऊपर तो उनका एक बनता है बैकग्राउंड, क्योंकि सिंध ये 12 साल मंसूबा करने की कोशिश करता रहा और 12 साल में मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, तो जाहिर है वो पुराने अपने उससे तजुर्बे से बोल रहे हैं कि ये मंसूबा बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वफाक ने कमिटमेंट की है, हमने जिम्मेदारी ली है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है और तेज़ी से चलेगा, जो हमारी ख्वाहिश है, वापडा चेयरमैन को पता है, बार बार मैं इनसे फॉलोअप करता हूं इस मंसूबे के लिए, तो ये 15 बिलियन से अगर अखराजात ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम ज़्यादा एलोकेशन भी कर देंगे। लेकिन फिर वही, ये कोई असूल सिंध के लिए ख़ास नहीं है, ये तो तमाम जो पाकिस्तान का PSDP होता है उसमें हाँ बिल्कुल ऐसे मंसूबे होते हैं जिसमें जितनी प्लानिंग की जाती है अखराजात की उतने नहीं होते। ये 70 साल से हो रहा है, कोई नया नहीं है, और इसका सिंध से या किसी और सूबे से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। या तो वो अगर हमें ये दिखा दें कि देखो सिंध के जो मंसूबे हैं वहाँ पर यह होता है कि बजट ज़्यादा किया जाता है, एलोकेशन ज़्यादा की जाती है, लेकिन अखराजात उससे बहुत कम होते हैं, फिर उनकी बात के अंदर जरूर वजन होगा। बहुत शुक्रिया सुमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि कल वो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उनका मौक़िफ़ सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी और उनसे सवालात भी कल आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में शामिल करें। सिंध हुकूमत ने कोरोना की पाबंदियों में नरमी कर दी है। महकमा दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानों के स्टाफ को वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। 15 दिनों के बाद उनके वैक्सीन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर सर्विस की इजाज़त होगी। खुली फिजा में शादी की तकारीब में 150 मेहमानों तक की इजाज़त दी गई है। जिम, इंडोर गेम्स, ओपन एरियाज में खेलों की इजाज़त दी गई है। सूबे भर में मैट्रिक से जामियात तक के तलबा के लिए तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। और दूसरी तरफ 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। वैक्सीन लगवाइए, कोरोना से महफूज रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।